हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने अपने प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर दूसरे के 3 क्वेश्चनों को हमने सॉल्व कर लिया था। अभी इसमें से 2 क्वेश्चन शेष रह गए थे। हम उन 2 क्वेश्चनों को आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने इसमें से क्वेश्चन नंबर तीसरे तक कर लिया था। हमको चौथे और 5वें क्वेश्चन को देखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप लोग देखिए। कह रहा है कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक में गई। मीना नाम की कोई लड़की है जो 2000 रुपए निकालने के लिए कोई बैंक में गई है। ठीक है दोस्तों, उसने खजांची से, खजांची मतलब जो पैसा निकालने वाला होता है, उससे कहा 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए उसने कहा। मीना एक नाम की लड़की है, मीना नाम की एक लड़की है जो 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक में गई है और उसने जो पैसे निकालने वाला है उससे कहा कि आप मुझे 50 रुपए और 100 रुपए की नोट दीजिए। ठीक है दोस्तों, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने टोटल कितने नोट प्राप्त किए हैं? 25 नोट। ठीक है दोस्तों, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है दोस्तों, हमें ये बताना है कि उसने 50 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। टोटल उसने 2000 रुपए लिया था और टोटल नोट उसे 25 नोट मिले थे। ठीक है दोस्तों, तो यदि हम ये मान लें कि माना 50 रुपए की नोटों की संख्या x है और 100 रुपए के नोटों की संख्या y, उसके बाद हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं इन्हें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उसका हम लोग देखने जा रहे हैं, चौथा नंबर। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर वही। हमने मान लिया कि 50 रुपए के जो नोट हैं वो x नोट है हमारे पास और जो 100 रुपए के नोट है वो y नोट है। ठीक है दोस्तों, ऐसा हमने मान लिया है। प्रथम शर्त में कहा गया है कि टोटल उसने 2000 रुपए निकाले। कितने रुपए निकाले? 2000 रुपए निकाले। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार देखिए क्या कहा गया है। कह रहा है कि उसने टोटल 2000 रुपए निकाले, जिसमें से 50 के नोट भी होंगे और 100 के नोट होंगे। इसके अलावा किसी की नोट हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसने पहले ही खजांची से बोला कि भाई साहब मुझे 50 रुपए और 100 रुपए के नोट ही चाहिए। और हमने ये मान लिया है कि 50 रुपए के नोट x है और 100 रुपए के नोट y है। दोस्तों, अगर वो टोटल पैसा 2000 रुपए लिया है, ठीक है दोस्तों, तो उसमें 50 रुपए वाली जितनी नोट होगी और 100 रुपए वाली नोटों की संख्या भी आ जाएगी। अगर x नोट है 50 के, तो अगर हम ये देखें x नोट हमारे पास 50 के हैं और 100 y नोट है 100 के, तो टोटल पैसा अगर निकालें तो 50 का x में गुणा करा देंगे और 100 का y में गुणा करा देंगे, तो ये बराबर आना चाहिए हमारा 2000। ऐसा क्यों? क्योंकि 50 रुपए के जितने नोट हैं वो x हैं और 50 का जब x नोट में कराएंगे तो 50 कैसे, मान लीजिए कि ऐसे, अगर 50 रुपए हैं और 50 के 10 नोट है तो कितने होंगे? तो 50 का हम 10 में अगर गुणा कराएंगे तो हमें 500 रुपए मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से यहाँ नोटों की संख्या है x और कौन सी नोट है? वो 50 की है। यहाँ पे है नोटों की संख्या, यहाँ पे कितने की नोट है? वो 100 है। तो टोटल पैसा 100 के नोटों को मिलाने से कितना बन रहा है, प्लस 50 के नोटों को मिलाने से पैसा, टोटल पैसा कितना होगा? 2000 होगा। तो ये हमारी पहली कंडीशन है। ठीक है दोस्तों, 50 का x प्लस 100 का y बराबर 2000 रुपए उसने निकाले। इसमें इसे आप क्या काम करेंगे, यहाँ से 50 यदि आप कॉमन ले लें,
कॉमन में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपका कैलकुलेशन जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगी, इसलिए मैं इसमें क्या कर रहा हूँ 50 इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, 50 दूना हो जाएगा 100, यहाँ पे y बचेगा, यहाँ आ जाएगा 2000। ठीक है दोस्तों, यदि आप यहाँ से काटना चाहें तो काट देंगे, 50 का जब आप काटेंगे 2000 में तो 40 बार में ये कट जाएगा। यदि आप ऐसा नहीं काटना चाहते तो इस 50 को इधर ये गुणे में इधर नीचे ले जाएंगे तो भाग में आ जाएगा तो कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 40, जो बनेगा हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, ये हमें समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। अब हम देखेंगे दूसरी शर्तानुसार क्या बोला है। ठीक है दोस्तों, दूसरी शर्तानुसार में हमसे ये बोला गया है कि टोटल नोटों की जो संख्या है वो कितनी है। दूसरी, इसे यहीं लिख लेते हैं, दूसरी शर्तानुसार। दूसरी शर्तानुसार क्या बोला गया है, कह रहे हैं टोटल नोटों की संख्या जो है वो 25 है, यानी x प्लस वाई दोनों मिला करके कितना है, ये टोटल नोटों की संख्या हमारे पास 25 है। तो इसे हम कर देंगे समीकरण नंबर 2। हमें इसे सॉल्व करना है विलोपन विधि का इस्तेमाल करके। ठीक है दोस्तों, तो करना क्या है देखिए अब ध्यान से। अब इन दोनों समीकरणों को यदि हम देखें तो यहाँ x का गुणांक और यहाँ x का गुणांक, दोनों का गुणांक सेम हमें नजर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन y वाले का गुणांक अलग आ रहा है, तो हमें y को गायब करने में इस y के गुणांक को बराबर करना पड़ेगा। और हम यहाँ x देखते हैं, x का गुणांक बराबर, तो एक चीज से हमें छुटकारा मिल जाएगा कि हमें गुणांक बराबर नहीं करने पड़ेंगे। दूसरी चीज हमने देखा कि इसका चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है, तो हम किस में ले लेंगे, घटाने पर। क्यों, क्योंकि इसका चिन्ह समान है तो हम इन्हें घटाने पर ले लेंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए समीकरण 1 हमारा है x प्लस 2y बराबर का 40, x प्लस 2y बराबर का 40, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। हमारा समीकरण नंबर 2 है x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर का 25। ठीक है दोस्तों, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। मैंने बताया था जब समीकरण को घटाने पर लेते हैं तो चिन्ह परिवर्तित होता है, लेकिन किसका परिवर्तित होता है, जिसको हम घटाते हैं उसका चिन्ह बदलते हैं। हमने किसको घटाया है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं, तो 2 वाले का चिन्ह हमें बदलना होगा। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। देखिए प्लस यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि सेम है। अब देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 2y में से एक y चला जाएगा तो आपको y मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्लस चिन्ह आएगा क्योंकि 2 बड़ा है, प्लस यहाँ पे है माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस। यदि आप 40 में से 25 को घटा देंगे तो कितना आपको मिल जाएगा, 15। 10 में से 5 जाएगा 5, और ये बचेगा 3 में से 2 जाएगा तो 15 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो y की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई 15। ठीक है दोस्तों, अब हमको देखना है x का मान क्या आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस y का मान उठा करके चाहे आप समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हम समीकरण 2 में रख देते हैं इसको, लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, हमारा समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर का 25। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए, अब हम रखेंगे यहाँ y की जगह पे 15 बराबर का 25। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 25, ये प्लस में 15 है, इधर उधर जाएगा तो आ जाएगा माइनस में 15, और हमें x का मान यहाँ से मिल जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, x और y का मान हमें मिल चुका है। तो 50 के नोटों की जो संख्या है वो x है और x का मान आया है 10, और 100 रुपए के नोटों की जो संख्या है वो है y, और y का मान हमें 15 मिला।
टोटल आप अगर देखेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो 25 नोट आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ आंसर फाइनल क्या हो जाएगा, 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर आपको 10 प्राप्त हुई। ये देखिए यक्स का मान क्या है, 10 है। और जो 100 रुपए के नोटों की संख्या है, 100 रुपए के नोटों की जो संख्या है वो हमें मिली है 15। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनल हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा दूसरे का चौथा। अब हम लोग देखेंगे पांचवा नंबर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पांचवा में कहा गया है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। पहले इस कंडीशन को समझते हैं। कोई पुस्तकालय है जिसे लाइब्रेरी बोलते हैं, वहां से यदि आप पुस्तक लेते हैं तो जो 3 दिन, यदि आप मान लीजिए कि कोई बुक को लाएंगे तो 2-1-3 दिन रखेंगे जरूर। कह रहा है कि 3 दिन तक यदि आप किताब को रखते हैं अपने पास तो आपको एक नियत किराया देना पड़ेगा, यानी फिक्स है उसको। जैसे हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें किराया नियत था जाने और आने का, उसी प्रकार इस क्वेश्चन में है कि क्या करना है, नियत है कि 3 दिनों का किराया। 3 दिन मतलब वो जितना वो बोल देगा आपको उतना देना पड़ेगा, वो फिक्स है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कह रहा है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। 3 दिन तक आप रखते हैं तो वो फिक्स किराया है। उसके बाद यदि आप चौथे दिन जैसे ही रखेंगे तो चौथे दिन का एक अलग किराया आपको देना पड़ेगा, 5वें दिन का अलग किराया, 6वें दिन का अलग किराया लगेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा कहा गया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। सरिता नाम की कोई लड़की है जिसने क्या किया है कि किताब को 7 दिन तक ला करके रखा है, तो उसे कितना अदा करना पड़ा है, 27 रुपए उसे देना पड़ा है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपए अदा किए। सुशी नाम की एक लड़की है जिसने क्या किया है, 5 दिन तक किताब रखा तो उसे 21 रुपए देना पड़ा। ठीक है दोस्तों, नियत किराया तथा प्रति अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मान लेते हैं जो नियत किराया है वो यक्स है और प्रतिदिन का जो किराया है वो वाई है। ठीक है दोस्तों, हम लोग देखते हैं 5वां नंबर। मान लेते हैं, माना नियत किराया बराबर x रुपए, जो फिक्स किराया है उसे हमने x रुपए मान लिया है। अब हम लोग मानेंगे तथा प्रतिदिन का किराया, प्रतिदिन का किराया बराबर वाई रुपए। ठीक है दोस्तों, माना नियत किराया x रुपए है तथा प्रतिदिन का जो किराया है वो वाई रुपए है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं प्रथम शर्त में क्या कहा गया है। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। ठीक है दोस्तों, तो आप क्वेश्चन में देखेंगे तो कहा गया है प्रथम शर्तानुसार जो सरिता नाम की एक लड़की है 7 दिन तक एक किताब को रखती है। ठीक है दोस्तों, 7 दिन तक रखती है तो उसे 27 रुपए देने पड़ रहे हैं, ऐसा कहा गया है। पहली कंडीशन में यही है कि सरिता नाम की कोई लड़की है जो 7 दिनों तक एक किताब को अपने पास रखती है और जब वो किताब को लौटाने जाती है तो उसे 27 रुपए देने पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए कौन कौन सा किराया ऐड है। पहली बात तो 3 दिन का जो किराया है वो फिक्स है, वो ऐड हुआ है, प्लस 4 दिन जो बचे हैं उसमें से 4 दिन का किराया भी ऐड है। 4 दिन में 1 दिन का जितना लग रहा होगा उसमें 4 से गुणा कराएंगे तो आपको 4 दिन का किराया मिलेगा, और वो किराया प्लस 3 दिन का जो फिक्स किराया है वो इसमें ऐड करके दोनों किराए को मिलाकर उसे 27 रुपए देना पड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या काम करते हैं, इसमें से 3 दिन जो होगा उसका किराया हमको पता है कितना है, x रुपए है, तो 3 दिन का जो किराया है वो तो x फिक्स हो गया। ठीक है दोस्तों, बचे जो 4 दिन, वो जो शेष 4 दिन बच रहे हैं
उन 4 दिनों में एक दिन का किराया y रुपए है, तो 4 दिन का किराया क्या हो जाएगा, y से गुणा करा देंगे 4 में, तो आपको मिल जाएगा 4y। इसको अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए। मान लीजिए एक दिन का किराया 2 रुपए है, तो 4 दिन का किराया 4 से आप 2 में गुणा कराएंगे तभी तो आपको टोटल किराया मिलेगा ना 4 दिन का। तो उसी प्रकार से एक दिन का किराया y रुपए है और टोटल 4 दिन का हमें निकालना है, तो 4 से y में गुणा कराएंगे तो 4y मिलेगा। अब ये नियत किराया प्लस 4 दिन का किराया टोटल मिला करके कितना देना पड़ा उसे, 27 रुपए देना पड़े। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, दूसरी कंडीशन में क्या कहा है उसे भी देख लेते हैं। देखिए दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि एक सुशी नाम की जो लड़की है, यहां पे लिख लेते हैं दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्तानुसार। ठीक है दोस्तों, दूसरी शर्तानुसार सुशी नाम की एक जो लड़की, उसने 5 दिन तक किताब रखा है। कितने दिनों तक किताब रखा है दोस्तों, 5 दिनों तक रखा है और टोटल उसे पैसा देना पड़ा 21 रुपए। तो इस 5 दिन में 3 दिन का तो किराया फिक्स है, बचे 2 दिन है, उनके प्रतिदिन के किराया लग रहा होगा। तो 3 दिन का जो किराया है वो हमें पता है, वो क्या है, यक्स है। बचे जो 2 दिन है, 2 दिन में एक दिन का किराया y है, तो 2 दिन का हो जाएगा 2y। अब इन दोनों किरायों को मिला करके उसने कितना दिया है, 21 रुपए दिया है। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बस क्या करना है, इसे सॉल्व करना है और एक्स वाई का मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये भी काम कर लेते हैं। अब हम इसे विलोपन विधि सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं यहाँ पर y को अगर गायब करना चाहते तो हमें गुणांक भी बराबर करने पड़ेंगे। तो ये ऐसा लफड़ा क्यों पालें, हम देखते हैं कि इसमें x का गुणांक बराबर ही है, तो बस हम आगे देखते हैं कि घटाने पर हल होगा कि जोड़ने पर। चिन्ह देखते हैं तो बराबर है, इसका मतलब दोनों को मतलब समान है, तो क्या करेंगे, घटाने पर ले लेंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर ले लेंगे। क्या करेंगे, घटाने पर। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए पहला है x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 4y बराबर का 27, यह है हमारा समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 21, x प्लस 2y बराबर का 21, ये हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखिए मैंने बताया था कि जब घटाने पर लेते हैं तो चिन्ह बदलते हैं, हर क्वेश्चन में बताता आ रहा हूं। और किसका बदलते हैं, जिसको घटाया जाता है। हम घटा किसको रहे हैं, दूसरे वाले को घटा रहे हैं, तो दूसरे वाले का चिन्ह बदल देंगे। यहाँ देखिए प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ देखिए प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ भी प्लस है तो माइनस कर देंगे। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। प्लस माइनस, ये वाले चिन्ह को नहीं, जो हम लगाते हैं उसी चिन्ह को लेते हैं। प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 चला जाएगा तो आपको 2y मिल जाएगा। प्लस का आएगा क्यों, क्योंकि 4 बड़ा है और उसका चिन्ह है प्लस। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए 27 है प्लस में और ये 21 है माइनस में, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। 27 में से 21 आप घटा देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, यदि आप यहाँ से काटना चाहें तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 3 का 6 हो जाएगा। यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 3। ठीक है दोस्तों, क्या मिलेगी, y की वैल्यू 3 मिल जाएगी। अभी आपको ये देखना है, अगर ये बात आपको ना समझ में आ रही तो 2 इधर गुणे में उधर नीचे ले जाएंगे तो भाग में आ जाएगा। 6 में आज आप 2 से भाग देंगे तो 3 बार चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इस y का मान उठा करके आप चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, आपको x का मान मिल जाएगा। तो क्या काम करते हैं, हम 2 में रख लेते हैं। y का मान थोड़ा सा नीचे से लिखते हैं। y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है दोस्तों, हमारा सेकंड है x प्लस 2y बराबर का 21, समीकरण नंबर 2 है। x प्लस 2 इंटू वाई की जगह रखेंगे 3 बराबर का 21, x बराबर 2 3 का 6 हो जाएगा और ये 6 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस। x की वैल्यू यदि आप यहाँ से निकालें तो 21 में से यदि 6 घटाएंगे
तो 11 हो जाएगा, 11 में से 6 जाएगा तो 5 और यहाँ बचेगा 1। ठीक है दोस्तों, तो ये हो x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 3। देखिए x जो था वो नियत किराया था, नियत किराया हमारा 15 रुपए आ गया है और जो प्रतिदिन का किराया है वो 3 रुपए आया है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, यहाँ मैं फाइनल आंसर अपना लिख रहा हूँ। देखिए आप देखिए, नियत किराया बराबर जो आया, नियत किराया, जो नियत किराया हमारा आया है वो है 15 रुपए। ठीक है दोस्तों, और जो प्रतिदिन का किराया है, प्रतिदिन का किराया वो हमारा आया है 3 रुपए। कितना है दोस्तों, 3 रुपए। यदि आप देखना चाहते कि 27 रुपए उसने पे किया, देखिए 15 रुपए तो फिक्स कर दिया, 4 दिन तक रखता, 4 3 12, 12 और 15 को आप जोड़ देंगे तो आपको 27 रुपए मिल जाएगा। ये सेटिस्फाई करेगा इनको। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा दूसरे का 5वां, और ये प्रश्नावली 3.3 समाप्त हो जाती है। दोस्तों इस प्रश्नावली 3.3 में से पहले एक उदाहरण दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को उस उदाहरण को मैं हल करवा दूं। उदाहरण नंबर है 8, क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन आपकी प्रश्नावली में उपस्थित नहीं था, मैं सोचता हूँ उसे करवा दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो मैं उस उदाहरण को इसके बाद करवा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन आपके प्रश्नावली में नहीं दिया था। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 8 क्या कह रहा गया। देखिए उदाहरण नंबर 8 में दिया गया है, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात, आय मतलब होता है जितना वो कमाते हैं। ठीक है दोस्तों, उनका अनुपात है 9:7 और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। खर्च तो आप समझ गए होंगे कि खर्च क्या होता है। ठीक है दोस्तों, यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपए बचाता है, यानी एक व्यक्ति जो है वो एक महीने में 2000 रुपए बचा लेता है। ठीक है दोस्तों, तो उनकी मासिक आय, मासिक मतलब होता है महीने में वो जितना कमाते हैं, उनकी आय ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, उससे पहले मैं लगाया है, पहले देखिए चीज समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि अगर आपको किसी का अनुपात निकालना है तो अनुपात कैसे निकालते हैं। देखिए मान लीजिए कि जैसे कोई संख्या 10 है। ठीक है दोस्तों, कोई संख्या क्या है, 10 है और एक संख्या 20 है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं पूछूं इन दोनों का अनुपात निकालिए 10 और 20 का, तो आप लिखेंगे 10/20 और फिर इनको काट दें, 10 से कम 10, 10 दूना 20, इनका अनुपात आया 1:2। ठीक है दोस्तों, तो यदि हमें रियल संख्या निकालनी है कि 1:2 तो दिया हुआ है, तो रियल संख्या क्या होगी, ठीक, गुणांक, तो हमें आवश्यकता पड़ेगी इन दोनों में अनुपातिक गुणांक को। ठीक है दोस्तों, तो अनुपातिक गुणांक कैसे निकाल लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर अनुपातिक गुणांक क्या है, x है। ठीक है दोस्तों, तो 1 में कराएंगे तो x हो जाएगा, 2 में कराएंगे तो 2x हो जाएगा, तो ये रियल संख्या हमको मिल जाती है। अनुपातिक गुणांक जब प्राप्त कर लेते हैं तो अनुपातिक गुणांक से अगर इनमें गुणा करा दिया जाए तो हमको रियल संख्या मिल जाती है। इसको मैंने इसलिए आप लोगों को समझाया क्योंकि उसमें अनुपात दिया हुआ है, हमें रियल संख्या की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो हमें इसी अनुपातिक गुणांक की जरूरत पड़ेगी। अनुपातिक गुणांक क्या होता है, जिस संख्या से आप इन दोनों को काटते हैं, हाईएस्ट संख्या जो होती है, मतलब उसी से जिस संख्या से दोनों कटते हैं वही हमारा क्या होता है, अनुपातिक गुणांक होता है। और जिस संख्या से काटा जाता है अगर उस संख्या से उनके अनुपातों में गुणा करा दिया जाए तो हमें वास्तविक संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। अगर थोड़ा बहुत इसमें नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। यह है दोस्तों उदाहरण नंबर 8। ठीक है, उदाहरण नंबर कौन सा है, 8 है। जैसे इसमें कहा गया है कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। ठीक है दोस्तों, क्या है, 9:7 दे रखा है आय का अनुपात। ठीक है दोस्तों, तो अनुपात यदि दिया है 9:7, तो यदि हमको रियल संख्या चाहिए तो हमें अनुपातिक गुणांक की आवश्यकता पड़ेगी, और अनुपातिक गुणांक से अगर इन दोनों में गुणा करा देंगे तो हमें रियल संख्या मिल जाएगी, वास्तव में इनका आय क्या था वो मिल जाएगा। तो यदि हम मान लें कि अनुपातिक गुणांक इनका x है और यदि इन दोनों में गुणा कराएं तो वास्तविक में उनकी आय क्या हो जाएगी, पहले व्यक्ति की 9x हो जाएगी और दूसरे व्यक्ति की 7x हो जाएगी। वो वास्तविक आय दोनों की मिल गई, क्योंकि अनुपातिक गुणांक से कराएं। जैसे यहाँ पे अनुपातिक गुणांक 10 था, 10 से हमने इनको काटा था, यदि 10 से इसमें दोनों में गुणा कराएं तो 10 एक कम 10, 10 दूना 20, हमें रियल संख्या मिल जाएगी।
यानी अनुपातिक गुणांक से जब उनके अनुपात में गुणा करा दिया जाता है तो हमें रियल संख्या मिल जाती है। तो यहाँ पे 9:7 था, तो हमें ये नहीं पता है कि अनुपातिक गुणांक क्या है, तो हमने मान लिया कि अनुपातिक गुणांक x है। जब x हमने अनुपातिक गुणांक मान लिया तो हमें रियल संख्या पता करनी है, तो इन दोनों में आपस में गुणा करा दीजिए, उससे आपको रियल संख्या मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इतनी कहानी समझने के बाद, ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है दो व्यक्तियों की मासिक आय का अनुपात 9:7 है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि मान लेते हैं मासिक आय क्रमशः क्या हो जाएगी, अनुपातिक गुणांक हमें x अपने से जूम कर चुके हैं, तो पहला 9:7 दिया है, तो पहले व्यक्ति की मासिक आय 9x और दूसरे की हो जाएगी 7x। ये है, हमने ये मान लिया। माना मासिक आय क्रमशः 9x और 7x। क्यों? क्योंकि हमने अनुपातिक गुणांक x पहले ये जूम कर लिया, नहीं मान लिया। अब देखिए इसके बाद कह रहा है कि उनके खर्चों का जो अनुपात है, उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। उनके खर्चों का अनुपात क्या है? 4:3 है। यदि उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है, 4:3 है, यदि रियल में वो कितना खर्च कर रहे हैं ये हमें पता करना है, तो इनके अनुपातिक गुणांक की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ हम x मान चुके हैं अनुपातिक गुणांक को, तो यहाँ हम मान लेंगे अनुपातिक गुणांक y है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यदि अनुपातिक गुणांक y मान लेंगे तो हमें रियल चाहिए। रियल खर्च पहले व्यक्ति का तो 4y, दूसरे व्यक्ति का 3y, ये रियल खर्च हमें प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, अब मान लेंगे तथा मासिक खर्च क्रमशः मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्रम से, मतलब पहले वाले का है फिर दूसरे वाले का, क्रमशः 4y, 3y है। ठीक है दोस्तों, हमें रियल में पता चल चुका है मासिक आय पहले व्यक्ति की 9x है, दूसरे की 7x है, और तथा मासिक खर्च क्रमशः पहला व्यक्ति 4y खर्च करता है, दूसरा व्यक्ति 3y खर्च करता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज हमें पता चल चुकी है। अब देखिए आगे क्या करना है। आगे कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपए बचा लेता है, यानी जो कमाता है उसमें से खर्च कर डालता है, तो 2000 लास्ट में उसका बच जाता है। तो प्रथम शर्त में देखिए, प्रथम शर्तानुसार ठीक है दोस्तों, प्रथम शर्तानुसार क्या बोला गया है, प्रथम शर्त में देख लेते हैं। कह रहा प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपए खर्च बचा लेता है 2000। तो 9x वो कमाता है, पहला व्यक्ति की अगर बात करें तो 9x कमाता है, 4y खर्च कर देता है, बचाता है 2000। यदि हमें 9x में से 4y घटा दे, यानी ये टोटल कमाई है, ये इतना खर्च है, तो बचा उसके पास यदि निकालना है हमें, तो 9x में से 4y यदि घटा दें तो हमको बचा जितना मिल जाएगा। मान लेते हैं अगर कोई व्यक्ति 10 रुपए कमाता है, 5 रुपए खर्च कर डालता है, यदि निकालना है कि कितना उसके पास बचा, तो जो कमाता है उसमें से जो खर्च किया को घटा देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ 9x रुपए कमाता है, 4y रुपए खर्च करता है, यदि हमें पता करना है कि कितना उसके पास बचा, तो 9x में से 4y को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना बचा। तो देखिए प्रथम शर्त में पहले व्यक्ति के लिए ये था, पहले व्यक्ति के लिए, पहले व्यक्ति के लिए, यदि हम पहले व्यक्ति के लिए देखें तो देखिए 9x कमाता है और माइनस कर देंगे अगर इसमें से 4y, 9x में से 4y खर्च कर डाला, 9x कमाया 4y खर्च कर डाला, तो बचा उसके पास कितना, उसने पहले ही कह दिया है कि 2000 रुपए बचाता है, तो 9x में से 4y घटाने पर हमें क्या मिलेगा, 2000 मिलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये था हमारा कमाई और ये था खर्च, तो शेष जो बचा था ये था। ठीक है दोस्तों, इसे हम कर देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम देखेंगे दूसरी शर्त में क्या करेंगे। दूसरी शर्त अनुसार, दूसरी
शर्तानुसार। ठीक है दोस्तों, दूसरी शर्तानुसार में क्या करेंगे, दूसरे व्यक्ति के लिए निकालेंगे, दूसरे व्यक्ति के लिए। प्रथम शर्त में हम पहले व्यक्ति के लिए निकाल रहे हैं, दूसरे शर्तानुसार में हमें दूसरे व्यक्ति के लिए निकालना है। दूसरे में 7x कमाता है, 3y खर्च कर डालता है, बराबर में इसके भी शेष उतना ही बच रहा है जितना पहले व्यक्ति के पास बच रहा है। ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों को हमें सॉल्व कर करके x और y का मान निकाल लेंगे, उसके बाद हमको पता चल जाएगा कि वास्तविक आय उनकी क्या है। ठीक है दोस्तों, हमसे वार्षिक आय ही पूछा है, जरा एक बार देख लेते हैं हमसे क्या पूछा है। पूछ रहा है उनकी मासिक आय, हाँ मासिक आय बताना है हमें। x की वैल्यू इसमें केवल आवश्यकता है, हमें x का मान यदि पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि रियल में उन्होंने एक महीने में कितना कमाया है। तो आप ऐसा काम कीजिए, इसमें से x की वैल्यू निकालना है यदि आपको, तो y वाले को खत्म करने की कोशिश करिए। y वाला कैसे खत्म होगा, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है इसका गुणांक। तो अगर इन दोनों के गुणांक को बराबर करना है तो इस वाले 4 को उठा करके इस पूरे समीकरण में गुणा करा देंगे, और इस वाले 3 को उठा करके इस पूरे वाले समीकरण में गुणा करा देंगे, तो आपको इन दोनों का गुणांक बराबर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और देखेंगे इन दोनों का चिन्ह बराबर है। क्या है, चिन्ह इन दोनों का क्या है, बराबर है। जब चिन्ह इन दोनों का बराबर है तो हम घटाने पर ले लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या काम करना है, समीकरण 1 में 3 से गुणा कराना है और समीकरण 2 में 4 से गुणा कराना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर। ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 में 3 से गुणा करना है और समीकरण 2 में 4 से गुणा करना है। चलिए देखते हैं, 9x माइनस 4y बराबर का 2000, ये हमारा समीकरण नंबर 1। इसमें हमें गुणा करना है 3 से। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे है हमारा 7x माइनस 3y बराबर का 2000, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। हमें इसमें गुणा करना है 4 से। जब आप इसमें गुणा कराएंगे तो 9 त्रिक का हो जाएगा 27x माइनस 4 तिया हो जाएगा 12y बराबर 3 दूनी का 6 यानी 6000 आ जाएगा। अब इस समीकरण का मान आप 3 कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, समीकरण 3 हो जाएगा, यहाँ पे बदल जाएगा। 4 सते 28x माइनस 4 त्याई का 12y बराबर 4 दूनी का 8, ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 में से समीकरण 4 को आप घटा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसे इधर सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। इसके बाद क्या करना है हमें, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, घटाने पर हमारा है 27x माइनस 12y बराबर का 6000, ये है हमारा समीकरण नंबर 3। और है यहाँ पे 28x माइनस का 12y बराबर का 8000, ये हमारा समीकरण नंबर 4 है। देखिए, जिस समीकरण को घटाते हैं उसका चिन्ह बदल देंगे। इसको घटा रहे हैं हम इसमें से, तो इसका माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस ये दोनों खत्म हो जाएंगे। 27x है और 28x, 28 में से 27 घटेगा तो x आपको आंसर आएगा, मगर चिन्ह आ जाएगा माइनस में। ठीक है दोस्तों,
अब यहाँ देखिए 6,000 है 8,000, 8,000 में से 6,000 घटाएंगे तो आ जाएगा आपको 2,000, लेकिन चिन्ह इसका माइनस आएगा। माइनस से माइनस आप खत्म कर देंगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2,000। ठीक है दोस्तों, हमें x का मान मिल चुका है 2,000, हमें केवल x के मान की आवश्यकता है बस। ठीक है दोस्तों, हमें बताना था इनकी मासिक आय क्या है। ठीक है दोस्तों, तो मासिक आय निकालने के लिए हमें x हमारा क्या है, x हमारा है गुणांक। ठीक है, तो गुणांक हमें प्राप्त हो गया। अब इनकी वास्तविक आय पता कर सकते हैं। देखिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे मासिक आय, मासिक आय बराबर, देखिए पहला है 9x, 9x यानी 9 की जगह x की 9 है, अब जो x की जगह आप 2,000 से गुणा करा दीजिए तो आपको मिल जाएगा 9 दूनी 18,000। पहला व्यक्ति कितना कमाता है 18,000, और दूसरे का निकालना चाहते हो तो उसमें है 7 इंटू 2,000 करिए आप, तो क्या आ जाएगा 7 दूनी। तो ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहला व्यक्ति 18,000 कमाता है, दूसरा व्यक्ति 14,000 कमाता है। यदि हमसे ये पूछता कि मासिक खर्च भी बताइए तो मासिक खर्च निकालने के लिए हमें y का मान भी निकालना पड़ता, और y का मान निकाल करके यहाँ पे लेकर के रख देते तो हमें दोनों का मासिक खर्च पता चल जाता। ठीक है दोस्तों, तो ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट था, हो सकता है आप एग्जाम में पूछ ले, तो कृपया इसको ध्यान दीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।